तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और आज हमारे साथ है प्रशांत जी। प्रशांत जी, एक बार आप सबको अपने बारे में बता दें, अपनी रैंक बता दें और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, एक बार ये बता दें। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत भूषण है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 230 है और मुझे एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ है। सो गाइस, ये चीज सुन के हम लोगों को पता चल गया होगा कि ये सेशन है, ये हम लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। बहुत कुछ नई चीजें हमको इसमें पता चलेंगी। सो प्रशांत, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आपने प्रिपरेशन का जो पूरा था, आप जो मारूला क्लास के स्टूडेंट थे तो आप ऑनलाइन थे, ऑफलाइन थे, आप जो भी चीज। जी, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट था मारूला क्लासेस का। सो आप ये प्रिपरेशन जो है आपकी, ये आप कितने टाइम से कर रहे थे? और आप अगर आप आपका बैकग्राउंड क्या था, मतलब बीसीए में थे या बीएससी में थे? नहीं नहीं, मेरा बीएससी वाला बैकग्राउंड था, नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड था। और ये प्रिपरेशन भी मैंने जनवरी से स्टार्ट की थी। आप थे नॉन सीएस वाले बैकग्राउंड से। सो हमारे जी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से होते हैं और एमसीए करना चाहते हैं। एक बार आप उन लोगों को क्लियर कर दो कि आप नॉन सीएस बैकग्राउंड वाले के लिए डिफिकल्ट नहीं होता या होता है, या आपको लगता है कि नहीं बीसीए वालों को एक अपर हैंड मिलता है मेरे से ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे सीएस बैकग्राउंड से हो या ना हो, ना बीसीए वालों को कोई अपर हैंड मिलता है, ना बीएससी वालों को या नॉन सीएस वालों को कोई लोअर हैंड मिलता है। सारे लोग इक्वली ट्रीट होते हैं उसमें। सो आप बीएससी आई थिंक मैथ्स ऑनर्स में होगे। नहीं, बीएससी मैथ ऑनर्स नहीं था, मेरे पास बीएससी केवल मैथ था। हाँ, बीएससी मैथ्स। ओके, आप बीएससी मैथ्स के होगे। मैं बीएससी मैथ सुन के मेरे को एक चीज लगती है कि जो वो मैथ का सेक्शन है जो सबसे ज्यादा नंबर का आता है, आपको क्या लगता है जो बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनको वो मैथ के सेक्शन में थोड़ी आसानी रहती है? और इसी के साथ आप मुझको एक बार ये भी बता देना कि आपकी 12th तक मैथ कैसी रही? 12th तक मेरी मैथ मतलब ऑन एन एवरेज ही कह सकते हैं, एवरेज मैथ थी मेरी। ये भी नहीं कह सकते कि जो टॉपर की मैथ होती है एकदम बहुत फाड़ू मैथ थी, वो भी नहीं थी। एवरेज कह सकते हैं। हाँ, मैथ अच्छी लगती थी, ये था। और बीएससी वाली मैथ, हम ये कह रहे हैं कि बीएससी वाली मैथ में कोई अपर हैंड नहीं मिलता उसमें, क्योंकि बीएससी वाली मैथ सब्जेक्टिव मैथ होती है और यहाँ हमको ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपने आप प्रिपरेशन, आप जैसा आपने बताया कि आपने जनवरी के अराउंड प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो क्या आपने निमसैट के बारे में जनवरी के अराउंड ही आपको पता चला था या आपको पता बहुत पहले से था? और द डे आपने सोचा कि मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपने कैसे कैसे चीजें करी? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था कि मतलब निमसेट नाम की कोई चीज भी होती है। मैं टोटली डिफेंस, मतलब एक डिफेंस एस्पिरेंट था मैं, इससे पहले निमसेट करने से पहले। और डिफेंस की तैयारी करा। जब उसके चांसेस ओवर हुए तो मुझे रिकमेंड किया गया कि यहाँ मारोला क्लासेस में आओ, यहाँ पे निमसेट की प्रिपरेशन होती है। तो मैं मारोला क्लासेस में आया। वहां से फिर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिली निमसेट के बारे में, कैसे एनआईटी होती है। यहाँ से आप मतलब एक कॉलेज है इंजीनियर बनने का, यहाँ से भी एक स्कोप होता है आपके पास। उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन ली, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद मैंने अपना पूरा किया। जनवरी से पहले मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि निमसेट भी कुछ होता है। सो जनवरी से पहले आपको कोई भी नॉलेज नहीं थी कि निमसैट भी कुछ होता है? और आई थिंक अगस्त में आप लोगों के पेपर थे। जनवरी टू अगस्त आपने बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोगों को प्रिपरेशन वो कम टाइम में पूरा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि अभी अगर अभी हमारी कोई वीडियो देख रहा है, तो अगर वो आज से 10 महीने बाद हम लोगों के पेपर होंगे, तो क्या इस तरह टाइम सफिशिएंट रहेगा उसके लिए? मैं कहता हूँ कि अगर 10 महीने टाइम है तो सफिशियंट टाइम है तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए निमसेट की। और एक बहुत अच्छी एनआईटी, बहुत अच्छा टॉप 4 या 5 एनआईटीज लेने के लिए सफिशियंट टाइम है, 10 मंथ्स। अब हम लोग थोड़ा ना सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज बच्चों को बता दो कि ये इस सब्जेक्ट में ये करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। आपने मैथ में कुछ स्पेशल किया, कोई बुक फॉलो करी, ये सारी चीजें? नहीं, इसमें तो बुक तो मैंने कोई भी फॉलो नहीं की थी। केवल सर शीट्स देते थे, क्योंकि सर ये बोलते थे कि मैंने सारी बुकों से निकाल के शीट दी है, चाहे वो फिर एररलेस हो, आरडी शर्मा हो, कंप्लीट पैकेज हो। सर सारी बुकों से क्वेश्चन निकाल के अपने शीट्स में देते थे
तो फिर बुक फॉलो करना कोई वही नहीं है पर्पस की बुक फॉलो करूँ। तो सारे क्वेश्चन अच्छे तुम्हें शीट में मिल रहे हैं, फिर क्यों बुक के पीछे भागो। तो इसके साथ मेरे लिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे जो 2022 में जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें अपीयरिंग में होंगे, और उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो होती है टाइम मैनेजमेंट। ऑल्दो व्हाट आई थिंक कि आपके साथ एक टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा आपको, मैं वो चीज अच्छी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पेपर के लिए एक अपर हैंड था कि आप लोगों को थोड़ा सा वो लॉकडाउन के उसमें इन सारी चीजों में आपको टाइम मिला पढ़ने का। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कॉलेजेस खुल चुके हैं, बच्चे जा भी रहे हैं, सो आप टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट सजेशन क्या देना चाहते हैं कि इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आप अच्छी कर सकते हैं अपनी? जी हाँ, ये अपरेन तो हाँ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कॉलेज जाने का टेंशन नहीं था, केवल और केवल प्रिपरेशन पे फोकस करना था, बीएससी फोकस करना, कॉलेज का कोई भी टेंशन नहीं था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कॉलेज का टेंशन भी होता है तो एक सबसे अच्छी चीज है कि दिन में 12 घंटे या 15 घंटे नहीं पढ़ना है, केवल 3 से 4 या 5 घंटे पढ़ना है कंसंट्रेटेड होकर। और 4 से 5 घंटे कॉलेज के बाद भी हम निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, और उसमें में आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भले ही मेरे कॉलेज का नहीं था, लेकिन ये नहीं है कि मैंने दिन में 12 12 घंटे पढ़ा, केवल 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पर डे पढ़ा, इतना ही पढ़ा मैंने, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी इसी में ही आंसर दे दिया कि आपके हिसाब से वो एवरेज टाइम क्या है जिसमें आप चाहते हो कि नहीं ये एक एवरेज टाइम है जिसमें बच्चे पढ़े, तो सारे लोग समझ जाएंगे वो 3 से 5 घंटे आप अगर रेगुलर टाइम पे निकाल पा रहे हैं तो शुरुआती तौर पे तो एक तरीके से सही है। एंड में आते आते आपके कॉलेजेस भी एक तरीके से आप थोड़ा सा वहां जाना कम कर दोगे तो वो चीज सही हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं विच इज कंप्यूटर। कंप्यूटर और इंग्लिश का आप मुझे एक साथ ही बता दो कि आपने क्या किया था उसके लिए, और जो आपने किया था अगर आपको ये लगता है कि मैं ये भी करता अगर मैं ये नहीं कर रहा होता, अगर ये चीज नहीं करता। इंग्लिश के लिए तो, इंग्लिश के लिए कोई खास मेहनत नहीं होती है, वो तुम्हारा खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वहाँ पे। क्योंकि पैसे अनसीन पैसे जाता है, उसकी चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, वहाँ बिल्कुल नया होता है। और वोकैब, अगर वोकैब आती है, वोकैब कितनी भी याद करो, कितनी याद करोगे, कितने वर्ड्स याद करोगे, तो उस पर टाइम वेस्ट करना बेकार है। वहाँ हिट करता है ठीक है, नहीं हिट करता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कंप्यूटर का सेक्शन ये है कि कंप्यूटर की क्लासेस मिलती हैं, उन्हीं क्लासेस को केवल फॉलो करते हैं मैंने, उन्हीं के नोट्स बनाए अच्छे से, बहुत अच्छे से, ना कोई बुक ना कोई, केवल जितनी क्लासेस थी वो फॉलो की थी, और काफी अच्छा स्कोर किया था मैंने कंप्यूटर में। अब हम लोग लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, रीजनिंग। आपने रीजनिंग के लिए क्या किया था? और क्योंकि रीजनिंग करने में मेरे बहुत सारे यू नो दोस्त हैं जिन लोगों को रीजनिंग करने में लिटरल मजा आता है, तो आपने रीजनिंग में क्या किया था? क्या आप रीजनिंग बहुत ज्यादा लगाते थे या कम लगाते थे या सिर्फ टाइम पास के लिए लगाते थे? नहीं, रीजनिंग देखो, रीजनिंग करने में सबको मजा आता है, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें दिमाग लगता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि रीजनिंग बहुत ज्यादा करो या बिल्कुल मत करो, टाइम पास के लिए करो। हाँ, एक चीज डिसाइड कर लो कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं, तो मैं केवल सैटरडे और संडे 2 दिन रीजनिंग लगाता था, बाकी के 5 दिन मैं मैथ को देता था। 5 दिन मंडे टू फ्राइडे पूरा मैथ चलता था, सैटरडे संडे को पूरे हफ्ते की उसके लिए और माइंड फ्रेश करने के लिए रीजनिंग चलती थी। तो हफ्ते में 2 दिन भी अगर रीजनिंग को दे रहे हो तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी रीजनिंग की। लेट्स टॉक अबाउट योर शेड्यूल प्लान। जब आपने जनवरी में शुरू किया तो शुरुआत में आपका शेड्यूल क्या रहता था, फिर धीरे धीरे वो शेड्यूल क्या हो गया, और सबसे आखिरी दिन में वो शेड्यूल क्या था आपका? जब जनवरी में मैं मतलब ना ऑनलाइन लिया था ना कुछ ऑफलाइन, सीधा मेरे मतलब फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि यहाँ आ जाओ मारोला क्लास में। तो जब मैं मारोला क्लासेस में पहुंचा था, तो वहाँ मुझे बताया कि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे बैठना होता है, यहाँ पढ़ना होता है, ऑफलाइन क्लास होती है, सर बैठते हैं। तो मतलब मैं डर गया था कि इतनी देर तक हम कैसे बैठ पाएंगे, क्योंकि मेरी सिटिंग हद से हद 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा मतलब नहीं बैठ के पढ़ पाते थे। लेकिन फिर सर ने थोड़ा धीरे धीरे किया, सर ने कहा थोड़ा बैठो, फिर और थोड़ा, फिर धीरे धीरे मतलब पहले आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे, फिर सिटिंग कैपेसिटी बन गई थी, हाँ 3 घंटे 4 घंटे लगातार हम बैठ के पढ़ सकते थे। सो उसके और बाद उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका शेड्यूल क्या हो गया? कुछ दिनों बाद शेड्यूल ये हो गया था कि सर मतलब सुबह 9:30 बजे का टाइम रहता था कोचिंग का, अराउंड 10 बजे तक हम लोग कोचिंग में आ जाते थे। 10 बजे कोचिंग आने के बाद
फिर 10 बजे से लेके और करीब 1 बजे तक हम लोग मतलब 3 घंटे बैठ के हमने स्टडी की। उसके बाद फिर हम लोगों का लंच होता था, 45 मिनट का लंच होता था। फिर 2 बजे आके 2 बजे से लेके 4 बजे तक फिर 2 घंटे, 4 घंटे हो जाते थे दिन में। फिर सर की क्लास होती थी ऑफलाइन, तो इतना ही मतलब 4 से 5 घंटे। और ऑफलाइन सर की जो क्लास होती थी, वही हम लोगों का दिन भर का शेड्यूल इतना ही था कि 10 बजे से लेके और शाम को 8 या 8:30 बजे तक जो सर की क्लास चलती थी उतना पढ़ते थे हम लोग वहीं बैठ के। आई वांट एडवाइस जो आप बच्चों को प्रिपरेशन के लिए दें, कि अगर आप आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की डेट में आपने प्रिपरेशन चालू करी है, या आप 10, 20, 30% तक की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो प्रशांत की ये एडवाइस है आपके लिए कि ये चीजें मिस मत करना। सबसे मेन बात यह है कि अदर कंटेंट के पीछे मत भागो। किसी एक कंटेंट, मैं कहता हूँ मारुला क्लासेस का कंटेंट जो है हमारा बेस्ट कंटेंट है। सर इतनी मेहनत करते हैं, हर जगह से बुक से ढूंढ के कंटेंट देते हैं हमें। तो एक कंटेंट को फॉलो करो, किसी एक चीज को, उसी को फॉलो करते इधर उधर भटकने से माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। सबसे बेस्ट प्लान ये है कि किसी एक को फॉलो करो, सर को फॉलो करो, हो जाएगा। सो यू नो, क्या आप जितने भी आपके नोट्स बनाने के तरीके हैं, मैंने ये चीज अपने सारे जितने भी सीनियर्स हैं मैंने सबसे पूछी है कि क्या उनका कोई अपना नोट्स बनाने का तरीका होता है जिससे वो नोट्स बनाते हैं, या वो फॉर्मूला कॉपी अलग बनाते हैं, या कुछ भी। आप नोट्स कैसे बनाते थे? मुझे बस इस चीज की क्यूरियोसिटी है। नोट्स बनाने, नोट्स के दो तरीके होते हैं। एक तो पूरा नोट्स बनाने का कि सर ने जो पढ़ाया पूरा नोट्स हम बना रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं। उसके बाद एक कॉपी अलग और रखनी चाहिए की पॉइंट्स के लिए। वो सबसे ज्यादा हेल्प करती है जब हम कभी एग्जाम देने जाते हैं, कर जाते हैं पूरे मतलब जब सर पढ़ाएंगे तो चार चार कॉपी हो जाती है नोट्स की, बहुत मोटी हो जाती है। वो पूरा पढ़ने का टाइम नहीं रहता है हमारे पास। वो एक की पॉइंट्स वाली रहती है जिसको हम हाल देख सकते हैं कि हाँ ठीक है ये चीज जरूरी है, इसको हमने पढ़ लिया। ये जरूरी है, इसको पढ़ लिया। वो की पॉइंट्स जो जरूरी होते हैं वो हम उठा लेते हैं उसमें से। तो नोट्स बनाओ, अच्छा है। नोट्स एग्जाम के 1 महीने पहले तक काम आते हैं, लेकिन एग्जाम के 1 महीने के अंदर हमारे की पॉइंट्स काम आते हैं। सो आई थिंक ये एडवाइस हम लोग को बहुत काम आएगी। और आई थिंक मैंने एडवाइस बहुत बहुत यूनिक एडवाइस है कि आप एक नोट्स का अलग बना लें, और उस नोट्स का भी नोट्स एक तरीके से, इस नोट्स के भी हाँ, की पॉइंट्स नोट्स एक का तरीके नोट्स। से। हाँ, तो आप नोट्स का नोट्स एक तरीके से बना लें, और ऑब्वियसली वो 4 से 5 कॉपी आप रिवाइज तुरंत तुरंत नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपकी जो एक या आधी कॉपी बनेगी वो आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो हम लोगों ने नोट्स की बात कर ली, हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट की बात कर ली। नाउ आई वांट टू आस्क यू कि यू नो सारी चीजें जितनी भी पेपर के अराउंड आपके साथ हुई, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो आपके साथ मारूला क्लासेस में जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं? बहुत मैं मतलब मारुला क्लास का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा जो लास्ट का 1 मंथ था। पहले जनवरी में मैं आया, मैंने प्रिपेयर किया। अप्रैल में सारी कोचिंग्स बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, घर वापस पहुंच गए। फिर मतलब घर पे पहुंचने के बाद फिर वो पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बन पाया। सर जो ऑनलाइन क्लास ली, हमने ऑनलाइन क्लास ली, लेकिन वो शेड्यूल नहीं बन पाया। जो लास्ट का 1 मंथ फिर सर की कोचिंग सर ने खोली, मतलब ऑफिशियल ऑर्डर ना होने के बाद भी सर ने बच्चों के लिए कोचिंग ये कहा कि ठीक है आ जाओ प्रिपरेशन कर लो, 1 मंथ है तुम्हारे पास। वो जो 1 मंथ सर ने पूरी मेहनत की हम लोगों के साथ में, वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मारुला के साथ में। मतलब मैं ये कहता हूँ कि लॉकडाउन जाने के बाद अगर मेरी जो भी आज रैंक है, जहाँ भी जिस कॉलेज में मैं हूँ, वो 1 मंथ का पूरा है। अगर वो मंथ वो मारुला क्लास का सपोर्ट नहीं मिलता तो मतलब इतनी रैंक है यहाँ इस कॉलेज में मैं इस समय नहीं होता। आप कोई आप ऐसी एक सलाह देना चाहते हैं 2022 बैच को स्पेशली, कि आपने ये गलतियां करी हो प्रिपरेशन के अराउंड, और ये गलतियां जो आप 2022 बैच को सलाह देना चाहते हैं कि ये गलतियां मत करना, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है? हाँ, सबसे मेजर मिस्टेक है जब मतलब जनवरी में जब आया था, तो एक था कि मैं बहुत सारा कवर करना चाहता था। मैं आर डी शर्मा को भी उठाता था, कंप्लीट पैकेज भी उठाता था, उससे भी नोट्स बनाता था। इधर उधर भी मतलब अदर कोचिंग मटेरियल भी मैंने देखा था, सर का लेते थे अदर कोचिंग मटेरियल। मतलब जनवरी पूरी मैंने इसी में वेस्ट कर दी थी। तो मैं कहूंगा कि मेरा 1 महीना वेस्ट हुआ, तुम्हारा ना हो। उससे अच्छा है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ, जो सर शीट दे रहे हैं उसको सॉल्व करो। टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सबसे कंटेंट निकल के आ रहा है। आर डी शर्मा कंप्लीट पैकेज,
और एररलेस अगर 3 किताब तुम लगाओगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उन 3 किताबों के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो एक सीट में है, वो लगा लो, टाइम बच जाएगा। सो आपने जो अपने अभी आपने ये बताया कि आपने 1 महीने तक आप अलग अलग चीजें ट्राई करते रहे, अलग अलग चीजें करते रहे, तो ये चीज मैंने भी करी है। आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्स में हम सब करते हैं। इससे हमेशा एक चीज होती है कि आपको थोड़ी डिमोटिवेशन होती है, क्योंकि वो अलग अलग कंटेंट जा रहा होता है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा फॉलो किया जाए। सो इसी के साथ मेरा जॉइंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपने जनवरी टू अगस्त तक आपने पढ़ाई करी, इस पूरे स्पैन में आपको कभी कभी डीमोटिवेशन, सेल्फ डाउट, ये सारी चीजें हुई होंगी। आपको कंसिस्टेंसी में दिक्कत हुई होगी। सो आप उससे ओवरकम कैसे करते थे? क्योंकि आई बिलीव किसी भी पेपर को निकालने के लिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कंसिस्टेंट कैसे रहते थे? कंसिस्टेंसी मतलब सबसे मेन ये होता था कि डिमोटिवेशन हर किसी को आता है, चाहे कोई भी हो। अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, कभी कभार मतलब ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि डिमोटिवेशन आ जाता है। मेरा भी होता था, क्लास में ऑफलाइन टेस्ट होता था, उस टेस्ट को देते थे, कभी कभी रैंक ठीक आई, कभी कभी रैंक बहुत खराब हो जाती थी। जब रैंक बहुत खराब हो गई तो फिर एक डिमोटिवेशन आ जाता था कि यार इतना पढ़ने के बाद भी हमारी रैंक अच्छी नहीं आ रही है, हम नंबर अच्छे नहीं कर पा रहे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट अच्छे नहीं हो रहे हैं, बहुत सा डिमोटिवेशन आता था। लेकिन फिर जब वो डिमोटिवेशन आया तो सीधा उठाया, उसको सर के पास गए कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ डिमोटिवेट हो रहे हैं कि इतना कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं। तो सर करते थे, मारुला की टीम थी वहाँ, जो चंदेश सर थे, उन्होंने मतलब हर किसी ने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि ठीक है, तुम्हारी जो रैंक आ रही है तुम अपना देखो, अपना उसमें एनालाइज करो कि तुमने जितना इस हफ्ते पढ़ा, मतलब अगर वीकली टेस्ट हो रहा है तो उस वीक में तुमने जितना पढ़ा उसमें अपना 100% तुमने दे पाया कि नहीं दे पाया, वहां से मोटिवेशन ली। रैंक कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे का पूरा पढ़ा हुआ आ गया, तुम्हारा कोई टॉपिक छूटा हुआ था वो को टेस्ट में आ गया, रैंक वेरी करती है, रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना तुमने पढ़ा उतना 100% दिया, उससे सर मोटिवेट करते थे, सर क्लास में भी मोटिवेट करते थे, सर के पास जाने पर सर मोटिवेट करते थे कि हाँ, जहाँ डिमोटिवेशन आ रहा है वहां करो। और कंसिस्टेंट ये होता था कि एक कंसिस्टेंटली पर डे, रेगुलरिटी सबसे मेन होती है। अगर रेगुलर रहोगे तो कंसिस्टेंट रहोगे और डिमोटिवेशन कम आएगा। इस चीज में हम दोनों के लिए एक चीज सेम है। फॉर यू, आई थिंक आपके लिए भी जो मोटिवेशन का सोर्स है वो अमित सर है, एंड इवन फॉर मी जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है वो अमित सर है। जितनी भी चीजें हैं, और हम सारे स्टूडेंट्स की मोटिवेशन का जो सोर्स है वो सब अमित सर है। तो निमसेट के पेपर में जब आप पेपर देने गए होंगे तो एक चीज आपको हमेशा थोड़ा लगा होगा कि टाइम मैनेजमेंट पेपर देते हो, क्योंकि आपको वो बहुत कम टाइम मिलता है वो पेपर देने के लिए। आपको 1 मिनट 2 मिनट पर क्वेश्चन जा रहा होता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको और कम टाइम देना होता है। तो आप वो चीज आपने प्रैक्टिस करी थी? और अगर प्रैक्टिस करी थी तो आपने कैसे प्रैक्टिस करी थी, या सर जो टेस्ट लेते थे आपका उससे ही निकल गया? मेरे सामने ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई थी कि मतलब कहीं भी पेपर मुझे ये लगाओ कि नहीं, अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो हम और अच्छा कर सकते थे। मेरा जो था और जितना टाइम था उसमें मैंने अपना 100% दे दिया था। और ये सब मेरे पास आया था कि जो सर का टेस्ट पैटर्न था उससे। सर जो टेस्ट कराते थे, हम ऑफलाइन पढ़ते थे, सर ऑफलाइन टेस्ट कराते थे, सर 1.5 आवर देते थे और पूरा 120 क्वेश्चन का पेपर लेते थे। तो उससे सर ये कहते थे कि 1.5 आवर तुमको मिल रहा है, इसमें जितना तुम टच कर सकते हो उतना ही तुम वहां टच कर सकते हो 2 घंटे में। तो टाइम मैनेजमेंट वहां से, हर हफ्ते लगभग एक टेस्ट तो मिनिमम एक टेस्ट तो होना ही था। हर हफ्ते एक टेस्ट दे रहे हो, 7 महीने तक तुमने लगातार टेस्ट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वहां जाके 2 घंटे में तुम लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो। तो सारी चीजें हमारी टेस्ट पैटर्न से ही हो गई थी। सो हम लोग अब ये इस पूरे सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज है जो आप 2022 2023 बैच को बताना चाहते हैं कि एक बार हम लोग फास्ट फास्ट सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं इसमें। मैथ के लिए कुछ ऐसी चीजें जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं 2022 बैच वालों को? मैथ के लिए सबसे बेस्ट है सर जो सीट देते हैं सर, वो सीट, और उसके बाद सीट देने के बाद सर जो टेस्ट पेपर देते हैं वो सबसे बेस्ट है। वो टेस्ट पेपर आप 2 से 3 बार लगा के उसको एनालाइज करके रख लो, उससे बाहर पेपर नहीं जाता है मैथ का। या फिर अगर वो पूरा हो रहा है तुम्हारा, फिर तुम थोड़ा अपर लेवल पे जाना चाहते हो, वो आर डी शर्मा बुक है, उसको प्रेफर कर लो तुम, वो बेस्ट रहती है।
लेकिन उससे ऊपर लेवल का या 4 या 5 बुक प्रेफर करें वो अच्छा नहीं होता है। Okay, now we are going for the second subject, reasoning. रीजनिंग की भी टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहती हैं, शीट्स मिलती रहती हैं। उसके बाद रीजनिंग की मैं ये कहता हूँ कि शीट्स मिलती हैं, वो शीट्स मतलब एक कम शीट्स है। एक बुक आती है BS वाली, वो बेस्ट बुक है। उस बुक में जो पजल होती हैं, क्योंकि शीट्स में पजल देना बहुत टिपिकल काम है। एक पजल बहुत बड़ी होती है, उससे 4 से 5 क्वेश्चन लिंक होते हैं। वो पजल शीट में देना, टाइप करना बहुत ज्यादा टिपिकल काम हो जाता है। तो BS वाली बुक बेस्ट है पजल के लिए, और जो सिटिंग अरेंजमेंट की पजल से सारी मतलब सारा जितना भी रीजनिंग का है वो उसमें कवर हो जाता है। और And last, एप्टीट्यूड के लिए सर शीट्स देते हैं। okay, and last for computer and English. इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना है, केवल सर जो कहते हैं वो करो। सर लास्ट में क्लासेस भी दिलवा देते हैं इंग्लिश की, उतना ही है। क्योंकि इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, 80 नंबर की इंग्लिश आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं। और उसके लिए अगर तुम महीना भर अपना दे रहे हो, उससे अच्छा वो टाइम मैथ में दे दो। इंग्लिश लास्ट के 1-2 मैं कहता हूँ हफ्ते नहीं, 1 हफ्ते में भी तुम इतना कर सकते हो जितना 2 महीने में कर सकते हो। तो इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं देना है। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की क्लासेस मिलती हैं, शीट्स मिलती हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, वो बेस्ट मतलब उससे बाहर नहीं जाता है। So guys, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने सारे जितने भी दोस्त हैं जो MCA की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजें। उनको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। एंड प्रशांत के फ्यूचर के लिए आप बहुत ज्यादा विश करें। उनका एक ब्राइट फ्यूचर चालू होने वाला है इसके बाद। और इसी के साथ हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।